मैं डॉक्टर करमवीर सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्यारे बच्चों, आज बीए पार्ट सेकंड, बीए पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट राजनीति विज्ञान के मूल आधार फाउंडेशंस ऑफ पॉलिटिकल साइंस के टॉपिक राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण एवं आधुनिक दृष्टिकोण, पॉलिटिकल साइंस ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव एंड कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव, जो आप सभी को पता होगा कि ये बीए पार्ट फर्स्ट का जो फर्स्ट पेपर है, इसका फर्स्ट ही चैप्टर है कंटेम्परेरी पर्सपेक्टिव एंड ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव, यानी कि परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, राजनीति विज्ञान का जो परंपरागत दृष्टिकोण है, पहले परंपरागत और उसके बाद आधुनिक, और फिर दोनों में अंतर, इस तरीके से इसको अपन या हम आगे बढ़ाएंगे। तो एक इंट्रोडक्शन के संदर्भ में आपको बताऊं कि जो राजनीति विज्ञान या राजनीति शास्त्र एक ही बात है। ये एक अति प्राचीन विषय है, आप सबको मालूम होगा, किंतु अतीत में इसे एक स्वतंत्र विषय यानी कि अनुशासन के रूप में नहीं स्वीकारा जाता था। स्पष्ट हुआ होगा कि पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान और राजनीति शास्त्र सिविक्स एक अति प्राचीन विषय हैं, लेकिन अतीत में इसे एक स्वतंत्र विषय अनुशासन के रूप में नहीं स्वीकारा जाता। अर्थात राजनीति विज्ञान का अध्ययन दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, धर्मशास्त्र, इतिहास, विधि शास्त्र इत्यादि की अवधारणाओं के आधार पर किए जाने की परंपरा थी। अब यानी कि आधुनिक युग में राजनीति विज्ञान को न केवल एक स्वतंत्र विषय के रूप में स्वीकारा गया है, बल्कि अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में इसका पर्याप्त विकास भी हुआ है। ठीक है ना। तो वर्तमान समय में या आधुनिक समय में इसे एक स्वतंत्र विषय के रूप में भी स्वीकार कर लिया गया है। इस विकास का ये परिणाम कि संपूर्ण राजनीति विज्ञान का अध्ययन दो भागों में बट गया, और दो भाग कौन से हैं कि राजनीति विज्ञान का एक परंपरागत दृष्टिकोण और दूसरा राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण। ये एक प्रकार से इंट्रोडक्शन हुआ राजनीति विज्ञान, राजनीति शास्त्र। परंपरागत रूप में आपको पता होगा कि राजनीति विज्ञान के जो परंपरागत दृष्टिकोण, इसमें जो इसकी अध्ययन सामग्री है वो निम्न प्रकार से कही जा सकती है कि परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण का विकास एवं विशेषताएं, परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान की परिभाषा, उसके क्षेत्र, उसका नाम विभेद एवं प्रकृति, इन सभी का एक प्रकार से अध्ययन किया जाता है। तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का फिर एक परिचय के रूप में मैं आपको बताऊं कि पाश्चात्य जगत में ईसा पूर्व 6वीं सदी से 20वीं सदी में प्राय द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा है, उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है, और इसकी आधारभूत मान्यताओं एवं अवधारणाओं के समूह को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यानी कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थ्योरी अथवा शास्त्रीय राजनीतिक सिद्धांत क्लासिकल पॉलिटिकल थ्योरी
अथवा आदर्शात्मक नैतिकतावाद राजनीतिक सिद्धांत नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी कहा जाता है। तो बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक जिस राजनीतिक दृष्टिकोण का प्रचलन रहा उसे अध्ययन सुविधा की दृष्टि से परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण कहा जाता है और इसके आधारभूत मान्यताओं एवं अवधारणाओं के समूह को परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहा जाता है। ठीक है, तो परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण और विकास में अनेक राजनीतिक चिंतनों का योगदान रहा है। वो कौन कौन से राजनीतिक चिंतन कहे जा सकते हैं या हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, सिसरो, सेंट अगस्टाइन, सेंट एक्विनास, लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, कांट, हिगल, ग्रीन इत्यादि। ठीक है ना, तो ये एक प्रकार से परंपरावादी चिंतन कहे जा सकते हैं। और आधुनिक युग में भी ऐसे ही राजनीतिक विद्वान हैं जिन्होंने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का समर्थन किया और आधुनिक संदर्भों में उसके विकास का प्रयत्न भी किया, जिसमें मुख्य रूप से आप कह सकते हैं लियो स्ट्रॉस, अल्फ्रेड कोबन, इरिक वोगोलिन, माइकेल ऑक्शोट, हन्ना आरेंट इत्यादि। ठीक है ना, ये एक प्रकार से आधुनिक जिन्होंने इनका समर्थन किया। तो प्राचीन यूनान तथा रोम में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए दर्शन शास्त्र, नीति शास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास एवं विधि की अवधारणाओं को आधार बनाया गया था। किंतु मध्यकाल में राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः ईसाई धर्मशास्त्र दृष्टिकोण को आधार बनाया गया। अब यह माना जाता है कि मध्ययुग अंधकार का युग था और उसके धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण की गति को अवरुद्ध किया। वस्तुतः 16वीं सदी में पुनर्जागरण आंदोलन ने उस बौद्धिक राजनीतिक चेतना को जन्म दिया जिसने एक और राजनीतिक सिद्धांत को धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से मुक्ति दिलाई और दूसरी ओर इसका संबंध प्राचीन यूनान व रोम के राजनीतिक चिंतन से पुनः स्थापित करने की चेष्टा की। इसके साथ ही पुनर्जागरण आंदोलन ने राष्ट्र राज्य की उस अवधारणा को भी जन्म दिया जिसने अर्वाचीन काल के परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत को अत्यधिक प्रभावित किया। 18वीं सदी में औद्योगिक क्रांति ने उन राजनीतिक परिस्थितियों एवं वातावरण को जन्म दिया जिसने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के विकास को एक नई गति प्रदान की। इंग्लैंड की जो गौरवपूर्ण क्रांति हुई तथा फ्रांस व संयुक्त राज्य अमेरिका की लोकतांत्रिक क्रांतियों ने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विकास उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में किया। यद्यपि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत का विकास दक्षिणपंथी और वामपंथी समग्रतावाद के रूप में ही हुआ, किंतु इस प्रकार की विचारधाराओं के पतन ने यही प्रमाणित किया है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की मूलधारा उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक सिद्धांत के रूप में स्थापित हुई है। परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए मुख्यतः कहे जा सकते हैं दार्शनिक, तार्किक, नैतिक, ऐतिहासिक, विधिक पद्धतियों को अपनाया और 19वीं सदी से इसने विधिक, संवैधानिक, संस्थागत, वितरणात्मक, तुलनात्मक पद्धतियों पर विशेष बल दिया और 20वीं सदी के प्रारंभ से ही परंपरागत राजनीतिक दृष्टिकोण ने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए एक नई दृष्टि अपनाई जो अतीत की तुलना में अधिक यथार्थवादी थी। इसने सरकार एवं इसके वैधानिक अंगों के बाहर के उन सामाजिक राजनीतिक तथ्यों के अध्ययन पर बल दिया जो व्यवहार में सरकार की नीतियों एवं निर्णयों को प्रभावित करते हैं। इस दृष्टि से परंपरागत राजनीति विज्ञान ने राजनीतिक दलों, दबाव समूह इत्यादि जैसे विधिक दृष्टि से अनौपचारिक संगठनों के अध्ययन पर बल दिया। इसने उन सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों एवं आंदोलनों के अध्ययन पर भी बल दिया जो स्पष्टतः सरकार के औपचारिक संगठन के बाहर हो तो हैं किंतु उनके नीतियां एवं कार्यक्रमों को प्रभावित
करते हैं। तो एक प्रकार से ये राजनीतिक सिद्धांत का एक इंट्रोडक्शन कहा जा सकता है कि किस प्रकार से 16वीं शताब्दी, किस प्रकार से 8वीं शताब्दी, किस प्रकार से 19वीं शताब्दी और कैसे एक प्रकार से 20वीं सदी तक आते आते ये किस रूप में इसका इंट्रोडक्शन हुआ। तो परंपरागत राजनीति विज्ञान एवं राजनीतिक सिद्धांत की कुछ विशेषताओं का अध्ययन करना भी यहाँ महत्वपूर्ण माना जा सकता है कि ये जो संदर्भ आए थे, इन संदर्भों में परंपरागत राजनीति विज्ञान एवं परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की कुछ विशेषताएं हैं जिनका अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। नंबर 1, जैसे दर्शन शास्त्र से प्रभावित अध्ययन, कि परंपरागत राजनीति विज्ञान का एक बड़ा भाग दर्शन शास्त्र से अत्यधिक प्रभावित है। परंपरागत राजशास्त्रियों में से अधिकांश ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र में न केवल अत्यधिक घनिष्ठता स्वीकारी है, बल्कि उनमें से अनेक ने राजनीति विज्ञान को दर्शन शास्त्र की एक उपशाखा जैसा माना है। वस्तुतः इन राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति विज्ञान और दर्शन शास्त्र के संयोग से ज्ञान की एक विशेष शाखा का निर्माण किया है, जिसे राजनीतिक दर्शन, पॉलिटिकल फिलॉसफी कहा जाता है। और इसके आधार पर उन्होंने अपने राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का निर्माण किया है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं कि रूसो की जो सामान्य इच्छा की अवधारणा है वो राजनीतिक दर्शन से ही ली गई है। इसी प्रकार ग्रीन का ये मत कि राज्य का आधार शक्ति नहीं इच्छा है, उसके राजनीतिक दर्शन का ही विकास कहा जा सकता है। तो दर्शन शास्त्र एवं राजनीतिक दर्शन से प्रभावित होने के कारण अनेक परंपरागत राजनीति शास्त्रियों ने अपने राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण के लिए प्रत्यय, ईश्वरीय विधि, प्राकृतिक विधि तथा प्राकृतिक अधिकार जैसी पारलौकिक एवं पराबौद्धिक मान्यताओं को आधार बनाया है। प्रमुख अध्ययन पद्धतियां, कि राजनीतिक विज्ञान की जो प्रमुख अध्ययन पद्धतियां, जैसे आपको मैं बताऊं, दार्शनिक पद्धति, नीति शास्त्र पद्धति, तर्कशास्त्री पद्धति, जिन्हें प्राय निगमनात्मक पद्धतियां कहा जाता है। इसके अतिरिक्त इसने विधिक, ऐतिहासिक, वर्णनात्मक और तुलनात्मक पद्धतियों को भी अपनाया है। इसके अलावा तीसरा आप ये कह सकते हैं कि मूल्य प्रधान अध्ययन, कि परंपरागत राजनीति विज्ञान मूल्य रूप से मूल्य प्रधान है, इसलिए यह आदर्श राज्य व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है। प्लेटो की जो रिपब्लिक बुक है, सेंट अगस्टाइन की ईश्वरीय नगर या द सिटी ऑफ गॉड तथा टॉमस मोर की यूटोपिया ऐसी कृतियां हैं जिसमें आदर्शात्मक एवं मूल्य प्रधान राज्य व्यवस्थाओं का चित्रण प्रस्तुत किया गया है। तो वस्तुतः क्या हुआ कि परंपरागत राजनीति विज्ञान ने वास्तविक राजनीतिक जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए आदर्शवादी विचार एवं अवधारणाएं प्रस्तुत की हैं। रूसो की सामान्य इच्छा का सिद्धांत, बेंथम का अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख का सिद्धांत तथा मिल की स्वतंत्रता की अवधारणा भी अपनी प्रवृत्ति से मूल्य प्रधान कही जा सकती है। व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन, कि परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा राजनीति सिद्धांत की अवधारणाएं, मान्यताएं, निष्कर्ष प्रतिपादकों के व्यक्तिगत अनुभव एवं दृष्टिकोण से प्रभावित रहे हैं। नेक्स्ट, अध्ययन विषय में निरंतरता, कि परंपरागत राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में सीमित परिवर्तन हुए हैं। वस्तुतः इसके अध्ययन क्षेत्र में निरंतरता एवं सहमति का लक्षण प्रमुख रूप से दिख पड़ता है। मुख्यतः संकुचित अध्ययन, ये एक प्रकार से इसकी विशेषताएं कही जा सकती हैं। नेक्स्ट, अब अपन जब पढ़ेंगे परंपरागत दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक विज्ञान की परिभाषाएं क्या कही जा सकती हैं, इनका अध्ययन नेक्स्ट ऑनलाइन कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।